हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर चुके थे और हमारी जो चार्टर अधिनियम 1853 तक बात हो गई थी। अब जो हमारा आगे आने वाले जो अधिनियम है उनके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हम आज बात करेंगे भारत में ब्रिटिश ताज का शासन का और ब्रिटिश अंपायर के बारे में, ब्रिटिश क्राउन के शासन के बारे में बात करेंगे। ये 1858 में शुरू होता है और 1947 तक चलता है। 1857 में भारत में क्रांति हो गई थी, भारतीयों का असंतोष बढ़ गया था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने हटा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को और भारतीयों को शांत करने के लिए सीधा शासन ब्रिटिश राजा या ब्रिटिश रानी के हाथ में दे दिया गया था और नया अधिनियम आने शुरू हो गए थे। इस प्रकार ब्रिटिश भारत में आने वाला या ब्रिटिश ताज के शासन में आने वाला पहला अधिनियम था 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, इसमें क्या रूपरेखाएं थी, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसमें भारत में ताज का शासन जो प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति के बाद में, उसका आगे अग्रसर होना शुरू हो गया था। कहने का मतलब अब ताज के शासन के प्रभाव से क्या हुआ, भारत का शासन कंपनी से हटके ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था, यानी ब्रिटेन के अधीन चला गया था। और भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको हटाकर भारत का वायसराय पद नया दे दिया गया था। हुआ कुछ नहीं था, भारतीयों को मूर्ख बनाने के लिए क्या किया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको हटा दिया। हालांकि व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग ही था, उसको हटाकर दोबारा वायसराय बना दिया गया और भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। यानी पेपर में पूछे भारत के प्रथम वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, इसमें यह किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण बोर्ड था और निदेशक कोर्ट था, उन दोनों को समाप्त कर दिया गया था। जो बॉडी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में दो भाग थे जो संभालते थे, एक धड़ा नियंत्रण बोर्ड था और दूसरा धड़ा था अपने निदेशक मंडल, डायरेक्टर्स, वो थे। ठीक है, अब इनको समाप्त कर दिया गया था, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। यानी भारत पर राज दो तरीके से हो रहा था, एक नियंत्रण बोर्ड के द्वारा हो रहा था और एक निदेशक कोर्ट के द्वारा हो रहा था। अब इसको समाप्त कर दिया गया था। द्वैध का मतलब होता है शक्तियों का दो हाथों में होना या कई हाथों में होना, द्वैध का मतलब ये होता है। इसको समाप्त कर दिया गया था और भारत में एक नया पदनाम आ गया। इन्होंने कहा कि वायसराय को साथ में एक नया पद जोड़ा गया था, भारत सचिव का। भारत सचिव का, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, ठीक है जी, भारत सचिव का नाम जोड़ा गया था या भारत मंत्री कहते हैं। एक नया पद आ गया था। ये पेपर में पूछा गया कि भारत के प्रथम भारत सचिव कौन थे, एडवर्ड स्टैनली को बनाया गया था। कुछ किताबें चार्ल्स वुड भी लिखती हैं, वो दूसरे थे जी। एडवर्ड स्टैनली है जो पहले भारत सचिव बने थे, यानी भारत मंत्री बने थे। ये क्या काम करेगा, ये काम ये करेगा कि भारतीय प्रशासन संपूर्ण नियंत्रण भारत सचिव के पास होगा। ये ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होगा और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। कहने का मतलब वायसराय इससे पूछे बगैर कुछ नहीं करेगा। ये ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि होगा, ब्रिटिश संसद जो इसे पूछेगी उसका जवाब देना पड़ेगा। एक तरीके से सारी शक्तियां किसके पास आ गई थी, भारत सचिव या भारत मंत्री के पास आ गई थी। तो प्रथम भारत सचिव कौन थे, एडवर्ड स्टैनली। इसमें 1858 का जो अधिनियम था उसमें क्या प्रावधान किए गए थे, जो भारत सचिव को सहायता और सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, जो सलाह देगी भारत सचिव को कि आपने कार्य किस प्रकार करना है। उसको मदद करने के लिए एक 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, एक कमेटी का गठन किया गया था।
इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। पेपर में पूछा गया है कि किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला कहा जाता है। अच्छा इसलिए था कि ये डोमेनियन स्टेट बन गया था, अधिपत क्या ना अधिराज्य बन गया था, तो इसके लिए इसे अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। तो ये कौन सा था? 1858 का अधिनियम था, जिसे भारत में अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। इसमें प्रावधान करने वाले व्यक्ति दो थे मुख्य, जिसमें एक था जो भारत के पहले वायसराय बने थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये है लॉर्ड कैनिंग, जो भारत में पहले वायसराय बन के आते हैं। ये है लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग है जो पहले वायसराय बनते हैं, और एडवर्ड स्टैनली है जो पहले भारत सचिव बनते हैं। तो इनको आप देख सकते हो, ये 1858 के अधिनियम में आए थे। और क्या क्या प्रावधान हुए थे इसको भी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें थी। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि 1858 के अधिनियम में क्या प्रावधान था। यानी भारत में ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हो गया था, शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। भारत के गवर्नर जनरल को हटा के भारत का वायसराय बना दिया गया था। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड जो कोड था, उन दोनों को समाप्त कर दिया गया था, और एक नया पद आ गया था भारत मंत्री का या भारत सचिव का। भारत के प्रथम सचिव बनाए गए थे, भारत सचिव बनाए गए थे एडवर्ड स्टैनली। ये आपको ध्यान आ गया होगा। ये भारतीय प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण किसके पास था? भारत सचिव के पास था। ये ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होता था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। 15 सदस्य इसकी टीम में थे। सदस्य परिषद का गठन किया गया था इसको मदद देने के लिए। और ये आप फोटो देख सकते हो, लॉर्ड कैनिंग ये है जो पहले वायसराय बनते हैं, और ये एडवर्ड स्टैनली है। तो आप देख सकते हो इस अधिनियम में ये प्रावधान थे। अगला आने वाला जो हमारा अधिनियम था, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, अंग्रेज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, इसीलिए इसमें ज़्यादा प्रावधान नहीं किए गए थे। तो इसीलिए क्या किया गया, जल्दबाजी में आने वाला अधिनियम था ये थोड़ा सा। इसके बाद जो आने वाला है वो है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 में, ठीक है जी। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे? ये इस अधिनियम यानी 1861 के अधिनियम में भारत को संवैधानिक विकास का सूत्रपात होना शुरू हो गया था। वो किस प्रकार होना शुरू हो गया था? जो संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं यहां से अपने शुरुआत होनी शुरू हो गई थी। कैसे? इन्होंने क्या किया, भारतीयों को साथ में शासन में भागीदार बनाने के लिए शामिल करना शुरू कर दिया था, ताकि भविष्य के अंदर अगर 1857 जैसी क्रांति हो तो हम इनको आगे कर सकें कि हमारे लोगों ने ये नहीं किया, ये तो आपके लोग भी हमारे साथ थे। इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? सहयोग नीति कहा जाता है। उदार निरंकुशता की संज्ञा दी जाती है। तात्पर्य क्या था कि अब जो भारत में जो शासन होगा वह सहयोग के माध्यम से होगा। इस अधिनियम का नाम था 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट बोला जाता है, 1861 बोला जाता है। इसमें शासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी और पहली बार 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। ये व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अंग्रेजों के सबसे खास और भरोसेमंद विश्वास पात्र लोग थे। ये कौन थे? ये 3 व्यक्ति जो पहली बार कानून बनाने में भारतीयों को भागीदार बनाया गया था, उसमें थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और एक कानून के जानकार थे दिनकर राव। ये तीनों जो व्यक्ति थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई थी, लेकिन ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति थे। आप देख सकते हो। तो इन्हें नियुक्त किया गया था कि अब भारतीयों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद
इसे क्यों अच्छा कहा जाता है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग क्या करता है, विधान परिषदों का मनोनीत करना शुरू कर देता है। इनको विधान परिषद में क्या करता है, मनोनीत करता है, इन्हीं तीन व्यक्तियों को, कि अब आप भारत के लिए कानून बनाओगे। तो इस तरीके से ये संवैधानिक विकास शुरू होने की तरफ एक सूत्रपात शुरू हो गया था। इस जो 1861 का अधिनियम था, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, उसमें और क्या प्रावधान किए गए थे, इसके वे भी अपने देखते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत होनी शुरू हो गई थी। विकेंद्रीकरण, पहले हमने पढ़ा था केंद्रीकरण की शुरुआत, लेकिन विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति कई हाथों में दे देना। तात्पर्य क्या है, पहले टॉप पे शक्ति थी लेकिन बाद में शक्ति का वितरण कर दिया जाता है। तो भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब होती है, 1861 के अधिनियम से होती है, ध्यान रखना, जिसमें बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, पंजाब आदि में विधान परिषदों का गठन करना शुरू कर दिया था। जिस प्रकार पहले भारत में शासन केवल कलकत्ता से संभाला जाता था, अब क्या किया, बंगाल में विधान परिषद बना दी, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में बना दी और पंजाब में बना दी। ये एक ही समय में नहीं बनाई गई थी, अलग अलग समय लगा था, अलग अलग वर्षों में बनी थी, लेकिन इनको सूत्रपात इसी अधिनियम 1861 के अधिनियम से होता है। इसमें आगे क्या प्रावधान किए गए थे, इसमें भारत में जो आज आप अलग अलग विभाग देखते हैं, भारत में अगर पूछे विभागीय प्रणाली की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो 1861 के अधिनियम इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के माध्यम से होती है। तो भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड कैनिंग। भारत में विकेंद्रीकरण का जनक कौन है, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग को कहा जाता है विभागीय प्रणाली का जनक, लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने क्या किया, जैसे ही अलग अलग विभाग बनाए, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग, ऐसे विभाग बांट दिए गए थे, इन्होंने क्या किया, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम शुरू कर दी थी, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी थी भारत में। अलग अलग मंत्री बनाए जाने लगे और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाला, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जनक भारत में कौन माना जाता है, कैनिंग। 1861 के अधिनियम में ये प्रावधान किए गए थे। परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसमें एक नया बदलाव होता है कि जो केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या जो 4 थी उसको बढ़ाकर 5 कर दी गई, और जो 5वां सदस्य जोड़ा गया था उसके लिए कंडीशन ये रख दी कि उसे विधिवेता यानी कानून का ज्ञान होना आवश्यक है। तो केंद्रीय जो कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या में वृद्धि 4 से बढ़ के कितनी हो गई, 5 हो गई। ये केंद्र सरकार में जो कार्य करने वाले व्यक्ति थे, जो मुख्य है ना, कह सकते हैं सेल में थे, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया था। भारत में हमने पढ़ा था कि कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की, एपेक्स कोर्ट की स्थापना पड़ी थी। वो कंपनी के लिए था, लेकिन पहली बार भारत में एक साथ 3 हाई कोर्ट यानी 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है, जिसमें पहला उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बंबई हाई कोर्ट। एक साथ 1861 के अधिनियम में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है, यानी भारत में न्यायपालिका को और मजबूत किया जाता है। और अगर आपसे ये पूछे कि अब आप देखो भारत के बारे में, देखो कलकत्ता रह गया पूर्व की तरफ, और मद्रास रह गया दक्षिण की तरफ, बंबई रह गया पश्चिम यानी दक्षिण पश्चिम की तरफ रह गया। तो उत्तर भारत ये इस तरीके का रहता है। उत्तर भारत में बनने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या इलाहाबाद हाई कोर्ट। पेपर में अगर आपसे पूछे कि उत्तर भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था, इलाहाबाद, जिसे आजकल प्रयागराज कहा जाता है, उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर है। तो 1861 का जो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट था उसमें काफी कुछ प्रावधान किए गए थे। इसको एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि 1861 भारत परिषद अधिनियम, ये संवैधानिक विकास का सूत्रपात होना शुरू हो गया था।
इसमें सहयोग की नीति और उदार निरंकुशतावाद की संज्ञा दी गई थी। कानून बनाने के लिए 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और कानून के जानकार दिनकर राव, इनको शामिल कर लिया गया था। और इसे कैनिंग ने क्या किया था, अपनी विधान परिषद में क्या किया था, मनोनीत कर दिया था। अपनी विधान परिषद में इन्हें क्या कर दिया था, मनोनीत कर दिया था। इसके बाद में भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। बंगाल, उत्तर सीमा, पश्चिमी सीमा प्रांत व पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया जाता है। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत भारत में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा होती है। इन तीनों का जनक अगर आपसे पूछे कौन है, लॉर्ड कैनिंग। भारत में कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। भारत में पहली बार 3 हाई कोर्टों की स्थापना करते हैं, इसमें एक कलकत्ता, बंबई और मद्रास। उत्तर भारत का पहला उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। आगे हमारा जो आने वाला अधिनियम है वो है भारत परिषद अधिनियम 1892 का, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, यानी 1892 का भारत परिषद अधिनियम। जैसे जैसे समय बदल रहा था, भारत के संविधान के विकास में भी बदलाव आ रहा था। भारत की राजनीतिक व्यवस्था भी बदल रही थी और सामाजिक व्यवस्था भी बदल रही थी। इसमें जो प्रावधान किए गए थे, इसमें ये प्रावधान किए गए थे कि जो केंद्रीय विधान परिषद है उसके सदस्य संख्या अब कितने हो जाएंगे, 10 से बढ़कर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो जो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी और कितने सदस्य कर दिए, 16 कर दिए थे। केंद्रीय मतलब जो केंद्र सरकार के अंदर, विधान परिषद आज की विधान परिषद नहीं है, ये केंद्र सरकार में थी। जैसे आज का उच्च सदन है ना, उस प्रकार की राज्यसभा जैसे था ये। केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य संख्या अब 9 कर दी गई थी। अब जो केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य है वो कितनी हो गई थी, 9 हो गई थी। और पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का क्या दे दिया, अधिकार दे दिया था। वो प्रश्न पूछ सकते थे, उनका ये अधिकार था, लेकिन उन्हें अभी तक मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। केवल प्रश्न पूछने का और बजट पर बहस करने का। आप कहोगे कि बहस का मतलब क्या होता है? बहस का मतलब ये होता है कि जो भारत के लिए बजट आया है, क्या वो अच्छा है या बुरा है, उसकी क्या कमियां हैं, इसे बहस कहते हैं, डिबेट। भारत में एक अलग तरीके की शुरुआत होना शुरू हो गई थी। वो क्या? भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होनी शुरू हो गई थी। यानी निर्वाचन पद्धति के आधार पर भारत में अप्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष तो होता है जैसे आप अपने गांव में सरपंच वगैरह को वोट डालने सीधे जाते हो। अप्रत्यक्ष होता है जैसे आप प्रधानमंत्री को वोट आप नहीं डालते, लेकिन आपने जिस एमपी को वोट डाला है वो सभी अपना लीडर चुन लेते हैं और वो भारत का पीएम प्रधानमंत्री बन जाता है। वो आपकी तरफ से अप्रत्यक्ष होगा, जिसे आपने वोट दिया वो प्रत्यक्ष होगा। तो भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है 1892 के अधिनियम से। निर्वाचन पद्धति के आधार पर छोटी छोटी चीजों में शुरुआत होनी शुरू हुई थी। इसमें मुख्य कौन से थे? वो थे भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंदर नगर पालिका, जिला बोर्ड के सदस्य और विश्वविद्यालयों के सदस्य, वाणिज्यिक मंडल यानी व्यापार मंडल के जो सदस्य होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव द्वारा मनोनीत होंगे। मनोनीत होंगे, ध्यान रखना। भारत में अभी तक अप्रत्यक्ष आया है, प्रत्यक्ष नहीं आया अभी तक, ध्यान रखना। तो नगर पालिका, नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्यिक मंडल का अप्रत्यक्ष चुनाव मनोनीत होना शुरू हो गए थे। तो ये थे 1892 का जो अपना अधिनियम है, उसमें ये प्रावधान किए गए थे। तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या है आप देख लीजिए
केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 16 कर दी गई। केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य संख्या अब 9 हो गई थी। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया था और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था। ध्यान रखना, मतदान का अधिकार अभी नहीं दिया गया था। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। ये इस चार्टर अपने परिषद, भारत परिषद अधिनियम में प्रावधान किए गए थे। तो ये था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब जो अधिनियम आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से है, चलिए बात करते हैं। अगला हमारा जो है वो है भारत परिषद अधिनियम 1909 का, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको एक अन्य नाम भी दिया जाता है, जिसे दिया जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगर भारत परिषद अधिनियम 1909 ना लिखा हो, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लिखा हो, तो समझ लेना यही है। क्या खास बात है, जो मिंटो था वो भारत का वायसराय था और मार्ले जो था वो भारत सचिव था। हमने पढ़ा था ना 1858 के संविधान, वो चार्टर एक्ट में एक नया पद आया था भारत सचिव। तो ये भारत सचिव अलग तरीके से वो बदल गया था। अब जब पहला नाम होगा लिखा हुआ वो भारत सचिव का होगा, क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा है। दूसरा नाम भारत के वायसराय का होगा या गवर्नर जनरल का होगा। तो 1909 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इनको देखते हैं। इसका दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था। और ये जो अधिनियम आया था भारत में, ये आया था सर अरुडेल समिति की सिफारिश के माध्यम से आया था। अरुडेल समिति की सिफारिश पर भारत में आया था। क्या भारत में अब बदलाव किए जाएं। बदलाव क्या हुए, जो केंद्रीय विधान परिषद थे उसके सदस्य संख्या अब बढ़ा दी गई थी। जो पहले 16 थे उसको बढ़ाकर अब कितने कर दिए, 60 कर दिए गए थे। किस अधिनियम में, 1909 के अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत कर दिए गए थे। इस अधिनियम के अनुसार जो चुनाव है व्यवसायिक और सांप्रदायिकता के प्रतिनिधित्व के आधार पर होना शुरू हो गया था। किस प्रकार से, यानी भारत में जो बिजनेसमैन है, और सांप्रदायिकता का मतलब धर्म के आधार पर भारत में पहली बार बांटने का कार्य किया गया था। पहली बार भारत में आरक्षण की शुरुआत होती है। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। इन्होंने भारतीयों के अंदर फूट डालना शुरू कर दी थी और इन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को आरक्षण दे दिया पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर। यानी एक क्षेत्र विशेष में केवल मुस्लिम लोग मुस्लिम लोगों को ही वोट देंगे और वहां से मुस्लिम व्यक्ति चुन के आएगा, आरक्षित होगा। इस तरीके से तो भारत में सांप्रदायिकता का जन्म हो जाता है और भारत में जो पहली बार आरक्षण दिया जाता है भारत के मुसलमानों को दिया जाता है। भारत में पहली बार आरक्षण आता है। ध्यान रखना, सबसे पहले आरक्षण दिया गया था मुसलमानों को, दलितों को या किसी दूसरों को, पिछड़ों को नहीं दिया गया था। ध्यान रखना, पहली बार आरक्षण मुसलमानों को दिया गया था। पेपर में अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक कौन है, पेपर में अगर आपसे पूछे कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक कौन है, तो आंख बंद करके लगा देना, भारत में सांप्रदायिकता का जनक मिंटो है। लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। फूट डालो राज करो, इनकी एक कोटेशन बड़ी प्रसिद्ध है कि हम नाग के दांतों, या कह सकते हैं कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल बहुत भीषण होगा। इन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में जो आज हम कर रहे हैं इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा और वो आप देख ही रहे हो। इसके बाद भारतीयों को क्या किया गया था, एक नया प्रावधान के तहत भारत परिषद में शामिल किया गया भारतीयों को।
जो इंग्लैंड में थी, जो इंग्लैंड में स्थित एक संस्था थी जिसे भारत परिषद कहा जाता था, उसमें शामिल किया। और दो व्यक्ति थी जिन्हें शामिल किया गया था, एक थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन। ये काफी नॉलेजेबल पर्सन थे। इनको इंग्लैंड में स्थित जो भारतीय इंडियन काउंसिलिंग थी उसमें इनको शामिल किया गया। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल किया गया और ये जो व्यक्ति थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल हुए थे। ध्यान रखना, वायसराय, ये वायसराय है जो इंडिया में यानी भारत में, ये ध्यान रखना। और वो कहाँ थी? भारत परिषद, इंडियन काउंसिल कहाँ थी? वो इंग्लैंड में थी, ध्यान रखना। उसमें केसी गुप्ता को शामिल किया गया था और सैयद हुसैन को किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ये सिविल सर्वेंट थे, काफी नॉलेजेबल पर्सन थे, इनको शामिल किया गया और आगे चलकर इनको लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। ध्यान रखना, ये उपाधि होती थी राजाओं के, राजकुमारों वगैरह को दी जाती थी। आगे इनके कार्य से खुश होकर इन्हें लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। किसे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। तो पेपर में अगर पूछे कि प्रथम भारतीय कौन था जिसे वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें भारतीय परिषद में शामिल किया गया था, वो कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर होगी। ये है जी, ये व्यक्ति आप देख रहे हो केसी गुप्ता है और ये सैयद हुसैन है और ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। ये तीनों व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश सरकार के साथ भागीदारी करते हैं। तो केसी गुप्ता, बड़ी मुश्किल से इनकी एक ही पिक मिली है, पिक्चर मिली है। ये सैयद हुसैन जी काफ़ी स्मार्ट हैंडसम थे और ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1863 से 1928 तक का इनका जीवन लीला, जीवन। तो ये व्यक्ति थे जो भारत में पहली बार अंग्रेजों की काउंसिल और वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होते हैं। तो ये 1909 का अधिनियम है जिसमें ये प्रावधान किए गए थे। तो अगर आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हो, रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या स्कूल व्याख्याता का दे रहे हो, तो उसमें 1909 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। तो इसमें मुख्य मुख्य बातें सभी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है नीचे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, आपको ये पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। तो इसमें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। मार्ले भारत सचिव थे, मिंटो वायसराय थे। इस अधिनियम को लाने वाली समिति थी अरुंडेल समिति थी, जिसकी सिफारिश पर आया था। भारत में केंद्रीय विधान परिषद की संख्या बढ़ाकर 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। इस अधिनियम के अनुसार जो व्यावसायिक सांप्रदायिकता के आधार पर पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति, ये पद्धति ध्यान रखना, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था। भारत में सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को कहा जाता है। हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। भारतीयों को शामिल किया गया था। भारत परिषद जो इंग्लैंड में थी वहां पर शामिल किया गया था केसी गुप्ता, सैयद हुसैन और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो वायसराय की कार्यकारिणी में। अगला जो हमारा अधिनियम है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका अन्य नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अगर आपसे पूछे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया? 1919 को आया था। इसमें जो मॉन्टेग्यू है वो तो है भारत सचिव, और जो चेम्सफोर्ड है वो कौन है? भारत के वायसराय है। तो इसका ध्यान रखना। इसमें हुआ क्या था? सर्वप्रथम स्वशासन प्रदान करने वाला या स्वशासन भारत में डोमेनियन स्टेट देने के बारे में विचार किया गया था। डोमेनियन स्टेट का मतलब जैसे ये भारत है,
ये सीधा चल रहा है तो डोमिनियन का मतलब होता है भारतीयों को शामिल करके आंतरिक मामले भारतीय संभालेंगे और रक्षा और बाहरी मामले कौन संभालेंगे, अंग्रेज संभालेंगे। तो पहली बार स्वशासन के बारे में चर्चा की गई थी, वो था 1919 का अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट कहा जाता है इसे। पहली बार उत्तरदायी शब्द का प्रयोग हुआ। उत्तरदायी का मतलब ये था कि आप हमारे पे शासन कर रहे हो तो आपका उत्तरदायित्व भी बनता है कि हमारी जो भी जरूरत है उनको आप देखो। इसके बाद में ये क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इसमें भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। जो भारत सचिव थे भारत में उस समय 1919 में थे, ठीक है जी, चेम्सफोर्ड थे, मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव, उनकी सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। और भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है और पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। किस अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में। ध्यान रखना ये 1919 का अधिनियम है जिसमें पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। आरक्षण नहीं दिया जाता, केवल मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। तो पेपर में पूछे महिलाओं को पहली बार आरक्षण कब दिया, वो अधिनियम अलग है। मतदान करने का अधिकार कब दिया गया था, 1919 में दिया गया था। इसमें सांप्रदायिकता का विस्तार कर दिया गया था। अंग्रेजों ने यह देखा कि जिस प्रकार हमने मुसलमानों को आरक्षण दिया तो मुसलमान पूरे के पूरे हमारे साथ हो गए, क्यों ना सिखों को भी आरक्षण दे दिया जाए, भारत में जो ईसाई बैठे हुए हैं उनको भी आरक्षण दे दिया जाए, आंग्ल भारतीयों को भी दे दिया जाए और जितने भी यूरोपियंस आ रहे हैं उनको भी दे दिया जाए। आंग्ल भारतीय का मतलब ये कि जिसके माता पिता में से कोई एक अंग्रेज हो, उनके जो पुत्र या पुत्री है उनको आरक्षण दिया जाए, उसे आंग्ल भारतीय कहा जाता है। यानी जिसमें से एक माता पिता में से एक विदेशी हो, आंग्ल भारतीय। यूरोपियंस जो यूरोप से आने वाले अंग्रेज थे उन्हें आरक्षण दे दिया गया था, सिखों को आरक्षण दे दिया गया था। देखिए मुसलमान भी संपन्न थे, सिख भी संपन्न थे, लेकिन अंग्रेजों की नीति थी कूट डालो राज करो। तो सांप्रदायिकता का यानी आरक्षण का विस्तार कर दिया गया था। भारत में क्या किया, 1919 के अधिनियम में द्विसदन यानी 2 सदनों वाली विधायिका का गठन किया गया, यानी स्थापना की गई थी। केंद्र में 2 सदन बनेंगे, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया, 2 सदनों वाली। जैसे अपने सदन देखते हैं ना, आज भी पार्लियामेंट में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उस तरीके से। इसमें 2 सदन कौन से थे, एक था राज्य परिषद जो उच्च सदन होता था और उसके सदस्य संख्या कितनी थी, 60, और विधान परिषद वो निम्न सदन था, उसमें सदस्य संख्या कितनी थी, 145 थी। तो ये 2 सदन द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में लागू की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत। बजट पर अधिकार अभी भी विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उनके पास ही रहेगा। केंद्रीय विधान, आप आज देखते हो कि बजट पर अधिकार किसका है, लोकसभा का है। निम्न सदन है लोकसभा, तो निम्न सदन कौन सा था, विधान परिषद था। तो बजट का अधिकार अभी भी इन्हीं के पास ही था, विधान परिषद के सदस्यों के पास में था। उनकी केवल स्वीकृति आवश्यक थी। भारत में पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है जी, भारत में प्रांत थे, वहां पर द्वैध शासन लागू कर दिया गया था, यानी भारत में दोहरा शासन लागू किया गया था। अगर आप ये पूछे कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। और द्वैध शासन है, द्वैध मतलब शक्तियों का 2 हाथों में होना। विश्व स्तर पर जो सबसे पहले द्वैध नाम देने वाला व्यक्ति था वो था लियोनस कार्टस। लियोनस कार्टस जो था उसने शक्तियों को 2 हाथों में बांटने वाली पद्धति को द्वैध शासन कहा था। भारत में क्या था, लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। जैसे आज आप यूपीएससी देखते हो, एग्जाम वगैरह कराती है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस वगैरह के एग्जाम कराती है, तो ये एक भर्ती संस्था है। तो भर्ती संस्था भारत में बनाने का प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम के तहत कि अब
भारत में एक लोक सेवा आयोग बनेगा। इसके लिए एक टीम गठित की जाती है, एक आयोग बनाया जाता है 1923 के अंदर, जिसे ली आयोग के नाम से जाना जाता है। 1924 में ये अपनी रिपोर्ट सौंपती है और 1 अक्टूबर 1926 को ये सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में भारत में पहला लोक सेवा आयोग की स्थापना हो जाती है। ध्यान रखना, ये केंद्र में बन रहा है, प्रांतों में नहीं बन रहा, प्रांतों में आगे बनेगा। तो पहली बार लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? 1919 के अधिनियम में किया गया था। और मतदान का दायरा भी बढ़ा दिया गया था कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति अधिक है, शिक्षा अधिक है, जो टैक्स अधिक देता है, उस अधिकार के तहत वो सीमित मात्रा में क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। यानी पैसे वाले लोग, शिक्षित, अधिक शिक्षित लोग और अधिक टैक्स देने वाले लोग भारत में सीमित संख्या में मतदान कर सकते थे। ध्यान रखना, पहली बार बजट अलग अलग कर दिया, यानी केंद्र सरकार अपना बजट बनाएगी और प्रांत है वो अपना बजट अलग बनाएंगे। तो भारत में केंद्रीय बजट व राज्य प्रांतों का बजट क्या कर दिया था? अलग अलग कर दिया था। ये 1919 के अधिनियम में प्रावधान किए गए थे। और इसमें क्या था, एक बार इसको देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें अन्य नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसमें मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड वायसराय थे। पहला स्वशासन यानी डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, विचार किया गया था, उत्तरदायी शब्द का स्पष्ट प्रयोग हुआ था। सचिव, भारत सचिव को सहायता देने के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति होती है। भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। महिलाओं को अधिकार दिया जाता है मतदान का। सांप्रदायिकता का विस्तार होता है। सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियंस लोगों को, इनको निर्वाचन प्रणाली के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। प्रणाली भी ध्यान रखनी है, प्रणाली कौन सी है? निर्वाचन प्रणाली के आधार पर सिखों को, ईसाइयों को और आंग्ल भारतीयों, यूरोपियंस को आरक्षण दिया जाता है। भारत में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका अपनाई जाती है। एक होती है राज्य परिषद, जो उच्च सदन होता है, जिसकी सदस्य संख्या कितनी होती है? 60। और एक होती है विधान परिषद, जिसमें निम्न सदन है, 145 होती है। बजट बनाने का अधिकार किसके पास था? केंद्रीय विधान परिषद के पास में था। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जाता है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया जाता है। ली आयोग की स्थापना 1923 में 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में प्रथम लोक सेवा आयोग का स्थापना की जाती है। संपत्ति, शिक्षा, कार्य के आधार पर मतदान, सीमित मात्रा में मतदान, और प्रथम बार बजट अलग अलग कर दिया जाता है। केंद्र का बजट अलग और राज्यों का बजट अलग कर दिया जाता है। तो ये हमारी कहानी जो शुरू हुई थी 1858 से 1919 तक पहुंच चुकी है और हमें इसे लेके जाना है 1947 तक। तो यहाँ तक चर्चा हो गई है। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक दे रखा है, वैसे स्टार जीके फर्स्ट ये टेलीग्राम है, लिंक भी दे रखा है, आप उसके जुड़ के आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।